हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 4 इवेंट्स बताए थे, अगर आपको याद होगा। सबसे पहला इवेंट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। सबसे पहला एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म मैंने आपको बताया था ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसमें पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होता है मेल गैमेट से, तो क्या बनता है, PEN बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। तो सबसे पहला जो फेज आता है इसके अंदर, नंबर 1, दैट वुड बी, 1 सेकेंड, सबसे पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म बन गया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एंडोस्पर्म तैयार हो चुका है, डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहला इवेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। वैसे 4 इवेंट्स होते हैं जिसमें मैंने बताया था, पहला इवेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, तीसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड और चौथा होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो अब सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इसको देखते हैं बच्चों। अब एंडोस्पर्म की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, किससे बनता है, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहला ये बनता है ट्रिप्लॉइड। क्या होता है ये ट्रिप्लॉइड? ट्रिप्लॉइड का मतलब आप सबको पता है 3N, प्राइमरी न्यूक्लियस, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, PEN। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर होगा माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। यह माइटोटिक डिवीजन से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट होने के बाद ये एंडोस्पर्म जो होता है ये 3 तरह के फॉर्म लेता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, जो आपको पता होना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है। अब कौन कौन से 3 टाइप है उसको समझते हैं अपन। देखो, 3 तरह के आपको एंडोस्पर्म दिखेंगे, या जनरली 3 तरह के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, उनका डेवलपमेंट हम देखने को मिलता है 3 तरीके से। पहला होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप। दूसरा होता है हमारे पास सेल्यूलर टाइप। और तीसरा होता है हमारे पास हेलोबियल टाइप। ठीक है, अब इनको ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों फ्री न्यूक्लियर बोल रहे हैं इसको, क्यों इसको सेलुलर बोल रहे हैं, और क्यों इसको हेलोबियल बोल रहे हैं, इसके लिए आपको इनके डायग्राम्स पता होने चाहिए। अगर देखिए, मैं डायग्राम के साथ थोड़ा समझाता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले अपन देखते हैं फ्री न्यूक्लियर टाइप कैसा होगा। फ्री न्यूक्लियर टाइप साथ साथ में ड्रॉ भी करते रहिएगा तो आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए, फ्री न्यूक्लियर टाइप कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है। इसमें क्या होता है, सेंटर में एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाता है। सेंटर में क्या बन जाता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाता है, और सेंटर के चारों तरफ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस जगह पे, इस जगह पे क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बनते हैं न्यूक्लियस। क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ साइटोप्लाज्म होता है बच्चों।
दिस इज साइटोप्लाज्म। अब इसमें होता क्या है समझना आप जरा, ये ऐसा क्यों बना है। तो इसमें क्या है, दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक तो दिखा रहा हूँ न्यूक्लियस, ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको दिस इज साइटोप्लाज्म, और सेंटर में क्या है, वैक्यूल है। सेंटर में क्या है, वैक्यूल है। अब क्या होता है, जैसे ही डिवीजन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप के अंदर, जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ये मतलब रिपीटेड डिविजन्स होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, रिपीटेड डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। और डिवीजन जैसे ही होता है जो न्यूक्लियाई है वो अरेंज हो जाता है। वो अरेंज कहाँ हो जाता है, पेरीफेरी पे, साइड्स में चले गए यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पेरीफेरी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीफेरी। तो सारे के सारे जो न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं ना, ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये पेरीफेरी पे शिफ्ट होते हैं सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है सेंटर में, वैक्यूल, ठीक है। तो जितने भी मतलब ये जो सबसे, ये वाला जो टाइप है फ्री न्यूक्लियर टाइप, ये सबसे कॉमन टाइप होता है एंडोस्पर्म का। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन टाइप का होता है बच्चों, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस undergoes डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, रिपीटेड डिवीजन, ठीक है। अब रिपीटेड डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, रिपीटेड डिवीजन की वजह से न्यूक्लियर जो है नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, और फाइनली न्यूक्लियर अरेंज एट पेरिफेरी, कहाँ अरेंज हो रहा है, पेरिफेरी में, ठीक है। मोस्ट कॉमन है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेज, राइस, कोकोनट, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, फ्री न्यूक्लियर टाइप के। अच्छा, आप सब लोगों को पता है कि कोकोनट वाटर आप सब लोग कंज्यूम करते हैं, सब लोग पीते हैं कोकोनट वाटर। तो एक कोकोनट वाटर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, आप याद रखिएगा कि कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्री न्यूक्लियर टाइप, ठीक है। यानी कि उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, और उसके जो कर्नल होता है, जो वाइट पार्ट होता है, उसको सराउंड करते हैं वो, ठीक है। तो कोकोनट वाटर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, कि दैट इन कोकोनट यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग कोकोनट वाटर, जो कि हाँ आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विच इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। सेलुलर टाइप की बात करते हैं तो सेलुलर टाइप में क्या होता है, न्यूक्लियर जो होता है वो डिवाइड होता है, और एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब कैसे बनता है ये, इसको अगर बना के दिखाऊं आप लोगों को तो ये कुछ कुछ ऐसा बनता है, देखिए। देख पा रहे हैं आप डायग्राम, इसमें बहुत सारे मल्टीपल सेल डिवीजन हुए हैं बच्चों, है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या बने, अब इसमें क्या है, सेम वही चीज़ है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पेरिफेरी में कलेक्ट हो गए थे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पहले साइटोकाइनेसिस हुआ, इंडिविजुअल सेल्स बन गए, और इंडिविजुअल सेल्स के अंदर इंडिविजुअल न्यूक्लियस आ गए हैं, ठीक है।
तो इस तरीके का जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर टाइप बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर टाइप। तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे कि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड करता है एंड एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और डिवाइड होते क्या बन गया, सेल बन गया। इन एवरी न्यूक्लियस डिवीजन is followed by cytokinesis। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्टार्टिंग से क्या होता है, सेलुलर फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखिए सेल ही है ना, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये सब सेलुलर फॉर्म में है बच्चों। ठीक है, तो इसमें भी दीज आर द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब तीसरा टाइप का जो आता है उसको हम बोलते हैं हेलोबियल टाइप। क्या बोलते हैं, हेलोबियल टाइप। अब हेलोबियल टाइप क्या चीज़ है, देखिए हेलोबियल टाइप के अंदर भी ये कुछ कुछ सिमिलर होता है फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, पहले एक बार डायग्राम बना देता हूँ तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से यहाँ पर क्या अरेंज हो जाता है, सेंटर में भी क्या आ जाता है, एक न्यूक्लियस आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो यहाँ पर भी पेरिफेरी में चले गए हैं, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको समझना, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसको हम हेलोबियल बोल रहे हैं। जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है इसके अंदर, वो फॉलो करता है बाय साइटोकाइनेसिस। यदि एक न्यूक्लियस बना और साथ साथ में एक सेल बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है बच्चों। यहाँ क्या बन गया, एक सेल बन गया। ठीक है, फॉर्मिंग 2 अनइक्वल सेल। तो यहाँ पर 2 अनइक्वल सेल बन गए, दिख रहा है, पहला सेल और दूसरा सेल, 2 अनइक्वल। तो पहले क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस के होते ही 2 अनइक्वल सेल तैयार हो गए यहाँ पर, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डिवीजन हुए वो किसके हुए, न्यूक्लियस के हुए, और धीरे धीरे करके वो न्यूक्लियस कहाँ अरेंज हो गया, पेरिफेरी में हो गया। तो आपको सिर्फ इतना सा पॉइंट समझना है, इसके अंदर जो लिखने वाली और समझने वाली चीज़ है कि जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है is followed by cytokinesis. Sorry. Cytokinesis forming 2 unequal cells। ठीक है, 2 अनइक्वल सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या समझा हमने, हमने 3 टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट समझे। पहला हमने फ्री न्यूक्लियर टाइप समझा, दूसरा सेलुलर और हेलोबियल। तो एंडोस्पर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है, क्यों बनता है एंडोस्पर्म जनरली, क्योंकि एंडोस्पर्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। ठीक है, उसके नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, देखो यहाँ तक तो कहानी है वो एंडोस्पर्म की, कुछ समझ में आ गई होगी हमें। लेकिन क्या एंडोस्पर्म जो होता है, क्या एम्ब्रॉय जो है उसे पूरा कंज्यूम कर लेता है, या फिर एंडोस्पर्म नहीं, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर सकता। 2 कंडीशन हो सकती है। देखिए इसके अंदर 2 कंडीशंस आ सकती है। पहली कंडीशन आ सकती है कि एंडोस्पर्म
जो किसके लिए बना है, एम्ब्रॉय के लिए बना है, मे बी completely consumed by the developing embryo। या फिर क्या आ सकती है दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन आ सकती है कि एंडोस्पर्म में परसिस्ट, कंज्यूम नहीं हुआ, एंडोस्पर्म में परसिस्ट, ये कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। अब क्या होगा, जहां पर भी एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय डेवलपिंग एम्ब्रॉय, ठीक है, जो कि जनरली किस में हो रहा है, ये होता है डाइकॉट सीड्स में। किस में होता है ये, डाइकॉट सीड्स के अंदर, जैसे कि लाइक पी, बीन एक्सेट्रा, ठीक है, किसके अंदर हो रहा है, डाइकॉट सीड्स के अंदर हो रहा है। ये जो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है ये विजिबल हो जाता है, ठीक है, ओनली एज अ फ्यू लेयर इन द मेच्योर सीड। मेच्योर सीड जब भी बनेगा ना उसमें ना इसकी लेयर्स दिखेंगी, अपने को क्या दिखेंगी, लेयर्स दिखेंगी, ठीक है। सीड मेच्योरेशन से पहले ये विजिबल होना शुरू हो जाता है, सीड जो मेच्योर होगा उससे पहले। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं कि बिफोर द सीड maturation and is visible only as a few layer, यानी कुछ लेयर के फॉर्म में दिखेगा इन मेच्योर सीड्स, ठीक है, लेयर के फॉर्म में सीड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर परसिस्ट कर गया तो, जैसे कि कोकोनट हो गया, कई सारे सीरियल्स हैं उनके अंदर, यहाँ पर एंडोस्पर्म इनलार्ज करता है सेल डिवीजन से, यानी एंडोस्पर्म क्या करेगा, इनलार्ज करेगा, और इट इज़ मच बिगर देन एम्ब्रॉय इन द मेच्योर सीड। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, जब ये परसिस्ट करता है तो परसिस्ट, जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल लाइक कोकोनट, कोकोनट के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एंडोस्पर्म एनलार्ज, यानी बड़ा बन जाता है, इनलार्ज बाय, इनलार्ज कैसे होगा, इसके सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से इनलार्ज हो गया, और इट इज मच बिगर देन एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से भी बड़ा दिखेगा। किसमें, मेच्योर सीड्स में, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट डेवलपमेंट का जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, कितने टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं, और फाइनली वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो कैसे दिखेगा, और अगर नहीं होता, परसिस्ट करता है तो कैसे वो दिखेगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ zygote, डेवलपमेंट ऑफ zygote। जब हम डेवलपमेंट ऑफ zygote की बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली जो इसमें है कि zygote का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, इट स्टार्ट एट द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड जो एम्ब्रॉय सेक होता है उसका माइक्रोपाइलर जो एंड होता है वहाँ पर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कब होता है, जैसे ही थोड़ा अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है ना, उसी समय zygote डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एंडोस्पर्म बनना शुरू हुआ उसके बाद ही zygote हो रहा है,
तो बहुत सिंपल सी बात है, ये एक अडेप्टेशन होता है टू मेक श्योर दैट डेवलपिंग एम्ब्रॉय हैज़ इनफ न्यूट्रिशन, कि जो भी एम्ब्रॉय डेवलप होने वाला है उसको एक सर्टेन अमाउंट का जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसके लिए अवेलेबल हो जाए, इसलिए पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसके अंदर बच्चों, zygote develop at the micropylar end of embryo sac। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कब होगा ये डेवलपमेंट, कब स्टार्ट होगा बच्चों? आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो zygote most of the zygote divides only after a certain amount of endosperm is formed। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन, इट इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, zygote जो बनता है वो हमेशा माइटोटिक डिवीजन से बनेगा। कैसे बनेगा? zygote जो बन रहा है फॉर्म एन एम्ब्रॉय बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, जो अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रॉय की उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयजेनी बोलते हैं। ठीक है, और एम्ब्रॉयजेनी यानी अर्ली स्टेज, चाहे मोनोकॉट की बात करें चाहे डाइकॉट, देखो अल्टीमेटली क्या बनेंगे, सीड्स बनते हैं। ठीक है, तो जनरली हम जब बात करते हैं तो दो तरीके के कॉटिलिडन्स होते हैं, एक तो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? डाइकॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होता है, डाई में दो कॉटिलिडन देता है। तो दोनों के अंदर जो अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रॉय की वो लगभग सेम ही होती है, और उन दोनों स्टेज को, मतलब उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयजेनी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली स्टेज of the embryo development called, क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रॉयजेनी, EMBRYOGENY। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि सेम होती है मोनोकॉट्स में और डाइकोट्स में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों के अंदर सिमिलर फॉर्म के अंदर ही स्टेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसका सीक्वेंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं अपन। ठीक है, इसको डायग्राम को भी मैं बताता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहला तो हम याद जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की। सीक्वेंस ऑफ इवेंट में हमने सबसे पहले देखा कि zygote डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली और दो सेल बनाता है। कितने सेल बनाता है? दो सेल बनाता है यहाँ पर। अभी कैसे बन रहे हैं ये देखिए, जो सेकंड नंबर ऑफ डायग्राम जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर दो सेल बन रहे हैं डिवाइड हुए। एक बनता है हमारा एम्ब्रॉय सेल और दूसरा बनता है सस्पेंसर सेल। कौन से सेल बनते हैं? एक एम्ब्रॉय सेल बनता है और सस्पेंसर सेल बनते हैं। ये सस्पेंसर सेल क्या है? ये इनको सस्पेंसर सेल बोल रहे हैं अपन।
ठीक है, और सस्पेंसर सेल क्या होने लगता है, वापस से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं अपन व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सेकंड देखते हैं, सेकंड की जब हम बात करें यहाँ पर क्या हुआ, जो बताया मैंने आपको, दैट द सेल टूवर्ड्स micropyle is the सस्पेंसर सेल। जो माइक्रोपाइलर की तरफ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे सब लोग सस्पेंसर सेल को। एंड वन फारदेस्ट, जो दूर की तरफ बनेगा, farthest away is the embryo cell। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है कि एम्ब्रॉय सेल अल्टीमेटली एम्ब्रॉय में डेवलप होगा और सस्पेंसर सेल उसको क्या करेगा, सस्पेंड करके रखेगा आगे। ठीक है, कैसे देखते हैं अपन आगे की पॉइंट्स में क्लियर होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, दो तरीके के सेल मिल गए हमें, एक एम्ब्रॉय सेल बन गया, वन इज एम्ब्रॉय सेल एंड अगेन इज सस्पेंसर सेल। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया एम्ब्रॉय सेल ऊपर की तरफ बनेगा और सस्पेंसर सेल कहाँ बनेगा, टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए तीसरा सीक्वेंस में क्या आएगा, लेट्स सी द थर्ड सीक्वेंस। थर्ड सीक्वेंस में क्या होता है कि जो सेल होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और इट गिव राइज टू स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को मतलब बनाता है जिसको हम जनरली बोलते हैं प्रो एम्ब्रॉय, यानी एम्ब्रॉय से बनने से पहले वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रॉय। तो थर्ड पार्ट कुछ नहीं कह रहा, थर्ड पार्ट ये कह रहा है जो एम्ब्रॉय सेल है डिवाइड करेगा माइटोटिकली एंड give rise to structure जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रॉय, कॉल्ड प्रो एम्ब्रॉय। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रॉय। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ना, द थर्ड स्ट्रक्चर एंड द फोर्थ स्ट्रक्चर, ये जनरली क्या होते हैं, ये प्रो एम्ब्रॉय स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनको हम प्रो एम्ब्रॉय बोल रहे हैं, यानी मेन एम्ब्रॉय जो तैयार हुआ है उससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रॉय स्ट्रक्चर। दिस इज, ये दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ यहाँ से कैसे, माइटोटिकली, यानी धीरे धीरे डिवीजन होना शुरू हुआ और क्या बन गया, प्रो एम्ब्रॉय बन गया। बेस इसके साथ ही क्या अटैच है, सस्पेंसर, जिसने इसको सस्पेंड किया हुआ है, इनको सस्पेंसर सेल बोल रहे हैं। ये भी साथ साथ में डिवाइड हो रहे हैं और जो ये लास्ट वाला सेल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसल सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेसल सेल। ठीक है, तो बेसिक सा डायग्राम है, कोई ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसमें हमें दो ही सेल के बारे में मेजरली दिखेंगे, हमें या तो एम्ब्रॉय सेल दिखेगा या सस्पेंसर सेल दिखेगा। ठीक है, तो ये बड़ा सा सेल है, ये क्या बन जाता है, बेस, और फिर ये फाइनली प्रो एम्ब्रॉय एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है, हार्ट शेप। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एम्ब्रॉय। ठीक है, अब देखते हैं द फोर्थ पार्ट। द फोर्थ पार्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। फोर्थ में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रो एम्ब्रॉय जो होता है ये डिवीजन करेगा अलग अलग प्लेन्स में, और मतलब अलग अलग फेज में, और ये क्या बना लेगा, एक स्टेज बना लेगा जिसमें ये कैसा बन जाता है, एक हार्ट शेप बन जाता है। ठीक है, और यही हार्ट शेप डेवलप होता है एक मेच्योर एम्ब्रॉय के अंदर। किस में डेवलप हो जाता है, एक मेच्योर एम्ब्रॉय के अंदर। तो देखते हैं क्या है इसमें, प्रो एम्ब्रॉय के अंदर क्या हुआ, लिख देते हैं अपन, माइटोटिक डिवीजन। इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब माइटोटिक डिवीजन हुआ उसके बाद गोज इनटू वेरियस फेजेस, अलग अलग फेजेस में जाता है ये। ठीक है, स्टेजेस बोलेंगे आप इसे।
स्टेजेस, जैसे कि कौन कौन से स्टेजेस, लाइक ग्लोब्यूलर और हार्ट शेप स्टेज में, हार्ट शेप, ठीक है। जो दो मैंने स्टेज बता दिया आपको, ठीक है। तो ये कौन से स्टेजेस हैं, दिस आर ग्लोबुलर स्टेज, इसको क्या बोलेंगे, ये ग्लोबुलर एम्ब्रॉय बना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या बना है यहाँ पर ये हार्ट शेप बना है। तो दो स्टेज मैंने बता दी, इसके बीच में भी और भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो दो तरीके की स्टेजेस अलग वेरियस स्टेजेस से डिवाइड होता है, फाइनली किस में बन जाता है, ये एक हार्ट शेप एम्ब्रॉय स्टेज पे पहुंच जाता है। अब जब हार्ट शेप एम्ब्रॉय स्टेज पे पहुंच गया है तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हार्ट शेप स्टेज में पहुंचता है उससे पहले जो सस्पेंसर सेल होते हैं ये बेसिकली एक दूसरे से क्लब हो जाते हैं, ठीक है, और एक चेन बना लेते हैं, ठीक है। और नीचे ही नीचे हमें कौन सा सेल दिखता है, बेसल सेल, ये दिख रहा है बेसल सेल, ये बेसल सेल है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रिमेनिंग चेन ऑफ सेल्स होती है दे फॉर्म अ डिवीजन ऑफ सस्पेंसर सेल, बाकी की जितने भी बाकी के बचे हुए सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डिवाइड करके क्या बना लेते हैं, सस्पेंसर सेल बना लेते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर विद द बेसल सेल, इसको क्या बोलते हैं, बेसल सेल। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लोबुलर शेप के साथ साथ क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग चेन होगी, रिमेनिंग chains of cell formed by division of suspensor cell is called the suspensor। तो क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं बच्चों, विद द बेसल सेल। एक बार और डायग्राम दिखा देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, ये देखो, ये दीज आर बेसिकली ऑल सस्पेंसर सेल, ये सारे के सारे सस्पेंसर सेल है और सस्पेंसर के साथ एक बेसल सेल होता है, ठीक है। तो ये बेसल सेल हो गया, ये सस्पेंसर सेल हो गया, ठीक है, इसके फॉर्मेशन हो गया। फिफ्थ स्टेज के बाद सिक्स स्टेज आता है, सिक्स इवेंट मतलब इसमें फर्दर धीरे धीरे करके क्या होता है, जो सस्पेंसर होता है वो इलोंगेट होता है और सस्पेंसर इलोंगेट होके एम्ब्रॉय को पुश करता है। पुश किसकी तरफ कर रहा है, वो एंडोस्पर्म की तरफ पुश कर रहा है। किसकी तरफ पुश कर रहा है, एंडोस्पर्म की। क्यों कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक है कि एंडोस्पर्म की तरफ पुश करेगा तभी तो वो एंडोस्पर्म से क्या ले पाएगा, न्यूट्रिशन, सिंपल सी बात है। तो अब जो काम है सस्पेंसर का वो क्या है, क्यों सस्पेंसर सेल इंपॉर्टेंट है, सस्पेंसर सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंसर जो होता है वो इलोंगेट होता है, बढ़ता है, अपने आप को इलोंगेट करता है, टू पुश किसको, पुश दी एम्ब्रॉयनिक सेल, सेल डीपर into the एंडोस्पर्म की तरफ, to get nutrition, ऑब्वियस सी बात है, ये लॉजिक मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। अब क्या बन गया फाइनली, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, यहाँ पर ये एम्ब्रॉय जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, ओव्यूल में। किस में कन्वर्ट हो गया है, ओव्यूल में। फोर्थ फिफ्थ डायग्राम ये था हमारा हार्ट शेप, ये सिक्स डायग्राम है और ये सेवेंथ डायग्राम है। कैन यू सी द ओव्यूल, यहाँ पर इट कन्वर्टेड इनटू ओव्यूल। ओव्यूल फाइनली एक एम्ब्रॉय जिसके अंदर कॉटिलिडन्स होंगे उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिखा रखा है वो डाइकॉट दिखा रखा है, यानी कि तीन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहे हैं आपको, these two structures are known as 1 and 2 are the cotyledons, ठीक है। अब किसी भी सीड के अंदर अल्टीमेटली जब हम सो करते हैं तो दो पार्ट
इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सा? पहला तो एम्ब्रॉय, जो जब भी हम किसी सीड को सो करते हैं तो दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जो शूट में कन्वर्ट होगा और एक होगा जो रूट में कन्वर्ट होगा। तो हमें पता है कि प्लीम्यूल जो है वो फाइनली जाके क्या बनता है, शूट में कन्वर्ट होता है, और रेडिकल किस में बनता है, शूट में बनता है। तो अब ये फाइनली जो ओव्यूल बना है उसमें तीन पार्ट बन गए हैं। क्या क्या है? कॉटिलिडन्स बन गए हैं, प्लूम्यूल बन गया और रेडिकल बन गया है। ठीक है, तो दो तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें इसके अंदर, एक तो डाइगॉट एम्ब्रॉय मिलेगा, एक मोनोकॉट एम्ब्रॉय बनेगा। तो ये जो है ये कौन सा है? दिस इज डाइगॉट एम्ब्रॉय। तो फाइनली क्या बन गया है? डाइगॉट एम्ब्रॉय बन गया है। ठीक है, तो जो फाइनल एम्ब्रॉय होगा उसके अंदर दो कॉटिलिडन्स होंगे। ठीक है, नाउ 7 के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल एम्ब्रॉय बनेगा, मैच्योर एम्ब्रॉय जिसको बोलेंगे, मैच्योर एम्ब्रॉय, इसमें क्या हो सकता है? या तो 1 कॉटिलिडन्स हो सकते हैं या 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, या तो एक कॉटिलिडन मिलेगा या फिर 2 कॉटिलिडन मिलेंगे। ठीक है, 1 कॉटिलिडन किस में मिलेगा? मोनोकॉट्स के अंदर मिलेगा। 2 कॉटिलिडन किस में बनेगा? डाइकॉट में मिलेगा। साथ ही साथ में हमें मिलेंगे इसके अंदर प्लीम्यूल। ठीक है, जो कि कहां पर मिलता है? हमेशा एपिकल एंड पे होता है, यानी ऊपर की तरफ, एपिकल एंड बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे दूसरी चीज क्या मिलेगी? रेडिकल। रेडिकल कहाँ मिलता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। कहाँ मिल रहा है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, अब डाइगॉट एम्ब्रॉय में क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयनल एक्सल बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयनल एक्सल, ये जो पार्ट है दिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयनल एक्सल। इसमें दो कॉटिलिडन्स है। कितने कॉटिलिडन्स है? दो। कैन यू सी द 2 कॉटिलिडन्स? दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम प्लीम्यूल बोलते हैं, और ये प्लीम्यूल अल्टीमेटली क्या बनता है? शूट के अंदर बनता है। ठीक है, वहीं पे ये जो पार्ट है जहां से कॉटिलिडन अटैच है इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये क्या होता है? ये एम्ब्रॉयनल एक्सिस के बिलो जहां पर कॉटिलिडन होता है उस जगह को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये क्या करता है? ये जाके कनेक्ट होता है किससे? ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेडिकल बोल रहे हैं। ठीक है, और रेडिकल जो कवर होता है वो किससे होता है? एक रूट कैप से कवर होता है। किससे कवर होता है? रूट कैप। रूट कैप क्या कर रही है? इस रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रॉय। वहीं पे जब हम मोनोकॉट एम्ब्रॉय की बात करते हैं तो मोनोकॉट एम्ब्रॉय के अंदर जो एम्ब्रॉयनल एक्सल है, जो मैंने इसमें बताया, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज बेसिकली एम्ब्रॉयनल एक्सल। तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयनल एक्सल है उसके अंदर कितने कॉटिलिडन है? उसके अंदर एक ही कॉटिलिडन है। ठीक है, और ये कॉटिलिडन भी रिड्यूस हो गया, यानी इसकी जो जो इलोंगेटेड नहीं है, ये क्या है? रिड्यूस फॉर्म में है। दिस इज कॉटिलिडन। और इस कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं अपन? स्कैट्यूलम। ये कॉटिलिडन है, दिस इज द कॉटिलिडन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्कैट्यूलम। क्या बोलते हैं इसको? स्कैट्यूलम। ठीक है, और ये एक ही साइड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर नो रिजर्व फूड, देयर इज नो रिजर्व फूड। रिजर्व फूड होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देयर इज नो रिजर्व फूड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? कॉलियोप्टाइल। जैसे उसमें क्या था? हाइपोकोटाइल था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल क्या होता है? ये जो शूट एपेक्स है जिसको हम बेसिकली बोल रहे हैं कि यहाँ से क्या निकलेगी? यहाँ से शूट जो है वो निकलना शुरू होगी। तो ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? शूट एपिक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन? कॉलियोप्टाइल। ठीक है, ये फर्दर नीचे जाता है और नीचे जाके क्या बन जाता है? ये वाला जो पार्ट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज रेडिकल। ठीक है, और रेडिकल के साथ साथ फिर से कवर मिलेगा हमें, एक कवर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। ठीक है, और जो रूट कैप है वो फर्दर इनक्लोज्ड है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ को जिसको हम बोलते हैं कॉलियोरिजा। क्या बोलते हैं? कॉलियोरिजा। तो कॉलियोरिजा क्या है? एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। ठीक है बच्चों, तो
बेसिकली ये किसका डायग्राम पढ़ा हमने, ये हमने पढ़ा मोनोकॉट एम्ब्रॉय का, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ थी इसमें, हम वापस एक बार देख लें। तो सबसे पहला आता है कि जो इसमें कॉटिलेडन होता है वो सिंगल कॉटिलेडन होता है। क्या है? सिंगल, दिस इज सिंगल कॉटिलेडन, ठीक है। एक ही कॉटिलेडन है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्कैटुलम। अब स्कैटुलम यहाँ पर है, अब प्लूम्यूल कहाँ पर है? ये जो शूट एपेक्स है दिस इज बेसिकली अ प्लूम्यूल। प्लूम्यूल को किसने कवर किया हुआ है? कॉलपटैल ने कवर किया हुआ है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बनेगा? शूट बनेगा जाके। नीचे वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर क्या है? दिस इज रेडिकल, रेडिकल इज कवर बाय रूट कैप एंड रूट कैप इज फर्दर कवर बाय कॉलराइजा, जो कि क्या है? इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीट, ठीक है, शीट। ये खत्म हुआ हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, ठीक है। अब एम्ब्रॉय फाइनली क्या होगा? एक मेच्योर जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वो क्या करता है? वो उसके अंदर एम्ब्रॉय होता है, ठीक है। और वो फाइनली क्या बनता है? वो सीड बनता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है? फूड स्टोर होता है, जो कॉटिलेडन जिसको बोलते हैं, एंडोस्पर्म होता है और प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। तो सीड का एक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था हमारा, बेसिकली जब हम इसको देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो हमें दो चीज़ें समझ में आ गई। क्या क्या चीज़ें समझ में आई? हमने एक पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, दूसरा पढ़ा हमने डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट कब तक पढ़ा? जब तक सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दो स्टेजेस हमारी कवर हो गई है। अब लेट्स कम टू द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ सीड। थर्ड स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ सीड। थर्ड स्टेज इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, सीड क्या है? सीड को अगर हम डिफाइन करें तो सीड कैन बी डिफाइंड एज अ मैच्योर्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल that possess an embryo, store food material in the cotyledon or endosperm, and a protective seed coat. This is the basic definition of a seed. तो सबसे पहले हम सीड की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीड? सीड क्या है इसको टुकड़ों में याद रखेंगे अपन। अ सीड कैन बी डिफाइंड एज, देखिए इसको तोड़ लीजिए, हमेशा याद रखिए डेफिनेशन, एज अ मैच्योर्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सबसे पहला पॉइंट, मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। दूसरा मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं, दैट possesses एंड एम्ब्रॉय, जिसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रॉय होता है। साथ में स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, इन कॉटिलिडन्स, ठीक है। या तो कॉटिलिडन में, हमेशा याद रखिए, स्टोर फूड या तो कॉटिलिडन में मिलेगा या फिर किस में मिलेगा? एंडोस्पर्म के अंदर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कई जगह क्या होता है, दो मैंने बताया था ना आपको, या तो एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है या परसिस्ट करता है। तो जहां परसिस्ट कर रहा है वहां पर एंडोस्पर्म के अंदर क्या मिलेगा? स्टोर फूड मिलेगा। और एंड अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, प्रोटेक्टिव सीड कोट, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एक जो सीड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मिलेगा, दूसरा हमें क्या मिलेगा? एम्ब्रॉय मिलेगा, उसके अंदर स्टोर्ड फूड मिलेगा या तो कॉटिलिडन के अंदर या एंडोस्पर्म में, और चौथी चीज़ हमें मिलेगी सीड कोट, ठीक है। अब जो ओव्यूल है उसके अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं, जो कि रिजल्ट करता है अल्टीमेटली किस में? सीड के अंदर, ठीक है। अब क्या क्या होता है वो देखते हैं अपन। व्हाट आर द चेंजेस इट टेक प्लेस? एन ओव्यूल undergoes
series of changes, series of changes क्या क्या है देखते हैं अपन, लेट्स सी। टू इंटीग्यूमेंट्स याद होंगे आपको, मैंने बताया था डेवलप इनटू, क्या बन जाते हैं ये इंटीग्यूमेंट्स, किसमें कन बन जाते हैं, सीड, सॉरी क्या बन जाते हैं, सीड कोट, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। जो एक्सेल होता है वो किस में बनता है, एक्सेल हमें पता है एक्सेल किस में बन रहा है, एक्सेल develops into and एम्ब्रॉय, एक्सेल एम्ब्रॉय में बन रहा है। और फाइनली जो न्यूक्लियस होता है वो किस में बनता है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस गिव राइज टू एंडोस्पर्म, ठीक है। ये सारे सीरीज ऑफ डेवलपमेंट हुए। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा जो सीड है वो दो तरीके मिलते हैं बच्चों, दो तरीके के सीड्स होते हैं हमारे पास, एक को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और दूसरे को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी सीड जो है दो तरीके के मिलेंगे, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, एंडोस्पर्म बन गया यहाँ पर। अब सीड के अंदर या तो एंडोस्पर्म मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, दो ही चीज़ें, दो ही कंडीशन होती है। जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है उसको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सीड की जब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ सीड की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सीड क्या मतलब क्या हो गया, दो तरीके के सीड्स होते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड्स, आपको दो तरीके के सीड्स मिलेंगे। कौन सा, सबसे पहला मिलेगा एंडोस्पर्मिक, दूसरा मिलेगा नॉन एंडोस्पर्मिक। अब क्या होता है एंडोस्पर्मिक, जैसे मैंने आपको बताया, एंडोस्पर्मिक को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड, क्या बोलते हैं इसको, एल्ब्यूमिनस एल्ब्यूमिनस सीड। दूसरा हमारे पास नॉन एल्ब्यूमिन, एक्स सॉरी नॉन नहीं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। अब क्या होता है एंडोस्पर्मिक सीड की जब मैं बात कर रहा हूँ, एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है कि एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर क्या होता है, स्टोर फूड होता है, क्योंकि जो इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर तो फूड स्टोर होता है, और कॉटिलिडन जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, थिन होता है, और या फिर बहुत ही पेपरी फॉर्म में होता है, यानी पेपर जैसा दिखता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही पतला होता है। और एंडोस्पर्म जो हो जाता है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाता है, ठीक है, यानी डेवलपिंग एम्ब्रॉय से पहले, काफ़ी पहले डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये एंडोस्पर्म कंटिन्यू करता है और क्या कर लेता है, फूड को स्टोर करता है और विग्रेसली ग्रो करता है, ठीक है। तो इसके दो तीन पॉइंट ये समझने वाले, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, टिपिकल भी नहीं है। पहला पॉइंट तो यही है इसका समझने वाला कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कंटेन एंडोस्पर्म, कंटेन एंडोस्पर्म विद स्टोर्ड फूड, इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। और कॉटिलिडन क्या होता है, कॉटिलिडन आर स्मॉल थिन एंड पेपरी, कॉटिलिडन्स
आर स्मॉल, थिन एंड पेपरी। ठीक है, बहुत पेपर जैसा होता है बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो अर्ली स्टेज में बन जाता है। ठीक है, और एंडोस्पर्म जो होता है कंटिन्यू करता रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है, और जो एंडोस्पर्म होता है ये बेसिकली सपोर्ट करता है किसकी ग्रोथ को, एम्ब्रॉय की, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंडोस्पर्म है सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रॉय ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन की ड्यूरेशन में। ठीक है बच्चों, कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर एंडोस्पर्मिक हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं बेसिक एग्जाम्पल, जैसे कि राइस, मेज, कोकोनट, कैस्टर बीन्स। ठीक है, तो क्या है बेसिकली हम कह सकते हैं कि राइस, मेज और कैस्टर बीन क्या है, इसके एक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, किसके, एल्ब्यूमिनस सीड के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्मिक भी बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये समझ में हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि नॉन एंडोस्पर्मिक, अगर एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म है तो नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होगा, देयर शुड नॉट बी एनी एंडोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो अर्ली स्टेज के अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो गया है, मतलब एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट की ड्यूरिंग वो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, तो डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्मिक do not contain endospermic, sorry not endospermic, should be endosperm, do not contain endosperm। ठीक है, अब एंडोस्पर्म नहीं होगा तो यहां पर फूड स्टोर कौन करेगा, फूड स्टोर्ड इन कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स में स्टोर होता है फूड। ठीक है बच्चों, यहां पर कॉटिलिडन क्या हो जाएगा, फ्लैश और फ्लैशी हो जाएगा और थिक हो जाएगा, मोटा बन जाएगा। और फ्लैशी एंड थिक। ठीक है, एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे आप लोग सब खाते हैं, पी, ग्राम, बीन एंड पल्सेस। ठीक है, तो दो तरीके की सीड हमने आज पढ़ लिए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं टाइप ऑफ सीड्स, विच आर बेसिकली एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।